देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। कल हमने उत्सर्जन पढ़ लिया था और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का हमने किससे समझा था? सतत स्पेक्ट्रम से समझा था। सतत, कंटिन्यू, कहीं पे कोई उसमें कोई काली लाइन नहीं आ रही, यानी कि डिसकंटिन्यूड नहीं हो रहा। हर जगह क्या है? कंटिन्यू, यानी एक कलर दूसरे कलर में इस तरह आंशिक रूप से समाहित हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। सभी बच्चों हेडिंग डाल लो, अवशोषण स्पेक्ट्रम। और इसको भी अपन एक डायग्राम से ही समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कोई श्वेत प्रकाश ले लिया, कोई बल्ब लगा दिया, या सूर्य की रोशनी को स्प्लिट द्वारा मैंने इस तरह से सेट कर दिया कि वो जहां मैं चाहूं वहां पर ही जाए। देखो यहाँ से ये रे आ रही है श्वेत प्रकाश की, श्वेत प्रकाश। लेकिन तुम इसको श्वेत प्रकाश कह तो रहे हो, इसके अंदर कलर सारे हैं, दिखता श्वेत है लेकिन कलर सारे होते हैं। ठीक है, अब जब स्प्लिट द्वारा, ये स्प्लिट है, स्प्लिट द्वारा मैंने कल जो सतत स्पेक्ट्रम यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसमें डायरेक्ट मैंने ये रे कहां से गुजारी थी? प्रिज्म से। आज इन रे को मैं प्रिज्म से गुजारने से पहले इनको 1 बिलियन में से गुजारता हूं। पहले 1 बिलियन भर लिया मैंने, इसमें NaCl का बिलियन भरा हुआ है, या कोई सा भी बिलियन आप ले सकते हो, ये फुल भरा हुआ है। नमक का बिलियन है। ठीक है, NaCl जानते हो? NaCl नमक का बिलियन, NaCl बिलियन। ठीक है, जब इस रे को मैंने इस बिलियन में से गुजारा तो इस बिलियन ने क्या किया? इसमें से कुछ तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लिया। भाई कोई चीज किसी चीज से अंदर से गुजरेगी तो कुछ तरंग दैर्ध्य को इसने अवशोषित कर लिया। ये अभी पता नहीं चला कौन सी तरंग दैर्ध्य की है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कौन सी, लेकिन कुछ तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लिया। हम ये बता सकते हैं कि इसने अवशोषित कर लिया, ये हमें कैसे पता चला? देखो, इसने जैसे ही अवशोषित किया, हमें तो नहीं पता अवशोषित किया कि नहीं। अब जो बची हुई रे आगे जा रही थी, उनको वैज्ञानिकों ने एक प्रिज्म से गुजारा। ये प्रिज्म लगा दिया, जो बची हुई रे थी इसमें से निकल के आई, और जब इनको प्रिज्म से गुजारा तो प्रिज्म से गुजारते ही ये रे ऐसे मुड़ गई, विचलित हो गई। मतलब अभी भी इनमें कुछ तरंग दैर्ध्य तो अवेलेबल है, अभी भी इसके अंदर कुछ तरंग दैर्ध्य है। इस तरह से ये मुड़ गई, है ना। और बहुत सारी आई थी, मैं 2 बना रहा हूं, और इनको एक पर्दे पर ले लिया इस तरह से, स्क्रीन पर। ये स्क्रीन है ना। जैसे इस पे लिया तो इनके बीच में काली लाइन आ गई, माने इन दोनों के बीच में काली धारी, काली पट्टी बन गई थी। ये मैं नीली पट्टी बना देता हूं, ठीक है। काली पट्टी बन गई थी इस तरह से, ये लाइन इनके बीच में काली आ गई, तो वो समझ गए कि ये डिसकंटिन्यू है, ये सतत नहीं है। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य कुछ और थी, बीच में काली लाइन आ गई, उसके बाद फिर दूसरा कलर आ गया। मैंने सिर्फ 2 कलर दिखाए हैं, इसमें कलर तो बहुत सारे आए थे, लेकिन बीच बीच में काली धारियां आ रही थी, इस तरह से काली लाइन आ रही थी। तो वो समझ गए कि ये काली लाइन किसके कारण आ रही थी। यदि हम श्वेत प्रकाश को डायरेक्ट प्रिज्म से गुजार रहे थे तब तो ये काली लाइन नहीं थी, अब कहां से आ गई ये काली लाइन? तो उन्होंने सोचा यार, बिलियन में से गुजारने पर ये काली धारी आ रही है, इसका मतलब इस काली लाइन की जगह कोई तरंग दैर्ध्य थी, लेकिन वो बिलियन द्वारा अवशोषित कर ली गई। ऐसे सिद्ध कर लिया कि जब श्वेत प्रकाश को किसी बिलियन में से गुजारा, उसके बाद शेष बची हुई तरंग दैर्ध्य को प्रिज्म से गुजारने पर स्क्रीन पर काली धारी दिखाई देने लगी, बीच बीच में काली लाइन आने लगी।
तो वो समझ गए कि ये काली लाइन किसके कारण आ रही है, यानी इस लाइन की जगह कोई न कोई तरंग दैर्ध्य रही होगी पहले, उस तरंग दैर्ध्य को इस विलयन ने अवशोषित कर लिया। जबकि कल डायरेक्ट श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा था तो कोई काली लाइन नहीं आई थी, सात के सातों कलर बैजानी या पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, सारे कलर दिखाई दे रहे थे। इसको याद कर लेना, बैजानी या पीनाला, ये आता है पेपर में। बोलो ये समझ में आ गया अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्लियर हो गया बच्चों? देखो डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन क्या है? किसी स्रोत से प्राप्त, ये स्रोत है, इस स्रोत से प्राप्त श्वेत प्रकाश को जब किसी विलयन में से गुजारा जाता है, ये श्वेत प्रकाश को किसी विलयन में से गुजारा जाता है तो वह कुछ तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर लेता है। इस विलयन ने इसकी कुछ तरंग दैर्ध्य क्या कर ली? अवशोषित कर ली, यानी कुछ तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण कर लेता है तथा शेष तरंग दैर्ध्यों को प्रिज्म से गुजारने पर, शेष तरंग दैर्ध्य कहाँ है? यहाँ पे जो बची हुई है, इन तरंग दैर्ध्यों को प्रिज्म से गुजारने पर, प्रिज्म से गुजार दिया और प्रिज्म से गुजारने पर स्पेक्ट्रम में कुछ काली लाइन आ जाती है, काली धारी आ जाती है। इसका मतलब वो समझ गए कि विलयन द्वारा इसकी कुछ तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लिया गया, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम का नाम बोलो क्या पड़ गया? अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्योंकि ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें कुछ तरंग दैर्ध्यों का विलयन द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। समझ में आ गई? बोलो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सब बच्चे हेडिंग डाल लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पेन कॉपी जरूर रखा करो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके। ये क्या होता है? एक तो इस स्पेक्ट्रम को बोर ने दिया था, हालांकि इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन अपन पढ़ते हैं क्या कमी थी और ये स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए उन्होंने पहले प्रयोग किया, एक विसर्जन नली ली, आपने 11th में भी पढ़ी होगी ये नली, कैथोड और एनोड में भी ली गई, और दो इलेक्ट्रोड लिए थे इस तरह से। इन इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, दो इलेक्ट्रोड लिए और जैसे ही इस बैटरी से, हाई वोल्ट की बैटरी से जैसे ही कनेक्ट किया, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी भर दी थी। ये हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस। तो इसमें से जैसी बैटरी कनेक्ट की तो स्पार्क विधि, स्पार्क समझते हो? जब दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है, ये दो धातु अलग अलग है लेकिन हाइड्रोजन गैस को बहुत कम दाब पर रखोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बीच में गैस सुचालकता का काम करने लगती है और इनमें स्पार्किंग होने लगती है, मतलब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं ये और इनमें स्पार्किंग होने लगती है, क्योंकि बीच में जो पदार्थ है ये कुचालक भी हो सकता है, सुचालक। यदि गैस को उच्च दाब पर भरोगे तो ये कुचालक रहता है, कम दाब पर भरोगे तो सुचालक। ऐसा वैज्ञानिक क्रुक्स ने प्रयोग किया था, 11th क्लास में मैंने तुम्हें समझाया होगा और टीचरों के यहाँ पढ़ोगे वहां भी। ये हाइड्रोजन गैस भरी है तो स्पार्क विधि यानी इनमें चिंगारी उत्पन्न हुई, जब तार पास पास आते हैं तो उनमें चिंगारी उत्पन्न होती है और चिंगारी उत्पन्न हुई तो इसमें से लाल प्रकाश उत्पन्न हुआ। ये विसर्जन नली काय की है बेटा? ये विसर्जन नली है कांच की, तो इसमें से स्पार्क होगा, स्पार्किंग होगी तो कांच में से लाल प्रकाश बाहर निकला। इस लाल प्रकाश को, इस लाल प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा, जैसे ये प्रिज्म लगा दिया, लाल प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा, ये मैंने प्रिज्म बना दिया, प्रिज्म से गुजारने पर इसमें 5 रेखाओं का झुंड दिखाई दिया, 5 रेखाओं का। ठीक है, वो रेखाएं कैसी होती हैं, उनके क्या नाम दिए वैज्ञानिकों ने, वो अलग की बात है, लेकिन 5 रेखाओं का झुंड इस तरह से 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से
इस तरह से पांच नहीं मतलब पांच रेखाओं का झुंड मतलब एक झुंड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से पांच रेखाओं का झुंड दिखाई दिया। तो वो समझ गए कि इसमें से जो प्रकाश निकल रहा है उसमें से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो किसका है, हाइड्रोजन का, क्योंकि हमने प्रयोग किससे किया है, हाइड्रोजन गैस से। अब मैं तुम्हें वो स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। ठीक है, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि उन्होंने इस तरह से प्रयोग किया, लाल प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो पांच रेखाओं का झुंड दिखाई दिया। इन रेखाओं के नाम भी मैं बता दूं, इन रेखाओं के उन्होंने नाम बताए थे। पहला था लाइमन, लाइमन मैं याद करने का तरीका भी बता दूंगा। दूसरा है बामर, तीसरा है पाश्चन, पाश्चन, और चौथा है ब्रैकेट, और पांचवा है फुंड, फुंड। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन और फुंड। लाइमन को मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं, बामर को बी, और पाश्चन को पी, और फिर ब्रैकेट को फिर बी, और फुंड को फिर पी। तो देखो इसको याद करने का तरीका बताऊं, एल बीपी बीपी, एल बीपी बीपी, याद हो गया। एल माने लाइमन, और पहली वाली जो बी आती है वो किसके लिए आती है, बामर के लिए, दूसरी ब्रैकेट के लिए। तो बी और पी, पहली वाली जो पी आती है वो पाश्चन, और एक और जो पी आती है जो लास्ट में वो फंड के लिए होती है। ठीक है, तो नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे। एल माने लाइमन, बी माने बामर, एल बी और पी, पी माने पाश्चन, एल बीपी और फिर बी ब्रैकेट और बीपी बीपी। ठीक है, इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि ये स्पेक्ट्रम होता कैसा है। तो देखिए स्पेक्ट्रम मैं बनाता हूं कैसा होता है। इसमें आपको कुछ रेखाएं इस तरह से बना लेनी। ठीक है, कुछ बना लेनी। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना, 8, 8 रेखाएं मैंने ये बना दी। ठीक है, इसमें n बराबर मान लिए मैंने एक, ये पहली कक्षा है, मान लो ये पहली कक्षा है। दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4, पांचवी के लिए 5, छठवीं के लिए 6 और 7। ठीक है, इस तरह से। और ये मान लो n बराबर इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, आप 8 भी मान सकते थे, उसके बाद अनंत माने आगे जा सकती। तो जब स्टार्टिंग में तुम बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में एक, और उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऐसे भर सकते हैं, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो बताओ इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यदि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है तो एक लगा रहा होगा। और एक रूल होता है, जब इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो ये उच्च कक्षा में चला जाता है, यहाँ से दौड़ के कहाँ चला जाता है, उच्च कक्षा में। ठीक है, जैसे आपको पैसा मिल जाए तो तुरंत आप घूमने फिरने चले जाओगे, ऐसे ही इसको ऊर्जा मिलती है तो ये पहली कक्षा से उचक के दूसरी में पहुंच जाता है। और ज्यादा ऊर्जा दे दोगे तो ये उचक के तीसरी में चला जाएगा, और ऊर्जा दे दोगे तो ये चौथी में, और ज्यादा, जैसे जैसे आप ऊर्जा का लेवल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन स्विच करके अगली कक्षा में चला जाता है। लेकिन इसको वापस लौट के अपनी ही कक्षा में आना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी घूमने तो जा सकता है भोपाल, दिल्ली और विदेश में, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका कभी तो पैसा खत्म होगा, और जब वो पैसा खत्म होगा तो घूम घाम के कहाँ आएगा, लौट के अपने घर में, क्योंकि अपने ही घर में उसे शरण मिलती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी है, इसे जाना तो है, ऊर्जा देते तो चला जाता है, लेकिन लौट के वापस वो धीरे धीरे अपनी कक्षा में ही आ जाता है, जहां पर उस कक्षा से इसको ऊर्जा मिलती रहती है,
अपनी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा थी उसे वो नष्ट करके आ गया और वापस लौट के वो अपनी कक्षा में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का रूल है कि किसी कक्षा में जब वो घूमता है तो न उसका ऊर्जा नष्ट होती है और वो कक्षा से ही अपनी ऊर्जा, जैसे आप घर में रहते हो तो आपकी कोई ज्यादा ऊर्जा भी नहीं लगती और घर में आपका खर्च पानी चलता रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर से पैसा दिया यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो वो तुरंत उचक के दूसरी कक्षा में चला जाता है, क्योंकि ये ऊर्जा लेवल है, इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। देखो इनके कई नाम है, एक तो नाम है इनका कक्षा, दूसरा नाम है इनका कोश और समझाऊंगा मैं इसके बारे में, और तीसरा नाम है ऊर्जा स्तर। ये तीन नाम है। तो इनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा लेवल। इसकी ऊर्जा कम, फिर और अधिक, फिर और अधिक, फिर और इस तरह से बढ़ती जाती है। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ घूमता है, n बराबर 1 पहली कक्षा में घूमेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहली में ही रहेगा। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को मैं ऊर्जा दूंगा तो जितनी ज्यादा ऊर्जा दूंगा वो कहां तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है, मतलब पता नहीं किस कक्षा तक जा सकता है। हाईएस्ट वो कहां तक जा सकता है, मैंने अनंत मान लिया, ऊर्जा दोगे तो उसके हिसाब से वो अनंत जा सकता है। पर उसे वापस लौट के कहां पर आना है, अपने घर में, और हाइड्रोजन का घर ये हैगा। मान लो यदि आपने इतनी ऊर्जा उसको दी कि वो दूसरी कक्षा में घूम रहा है, तो यहां से जब वो स्विच करता है तो वापस कहां तक जा सकता है, यहां से अनंत तक। लेकिन वापस लौट के फिर से वो उसे कहाँ आना है, दूसरी कक्षा में, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से गया है तो वो जाएगा तो अनंत तक, लेकिन लौट के आना है उसको अपनी ही कक्षा में। अच्छा एक सेकंड, इसको अभी बाद में समझाऊंगा, यहाँ से देखो पहले हाइड्रोजन को ही समझो ना। देखो अपनी कक्षा में लौट के आया, मान लो आपने इसको कम ऊर्जा दी थोड़ी, तो हो सकता है वो यहाँ से गया और कहाँ तक पहुंचा होगा, 7वीं कक्षा तक, वो वापस लौट के फिर कहाँ आया, अपनी ही कक्षा। इस तरह से मान लो आपने थोड़ी और कम ऊर्जा दी होगी तो ये कहाँ तक गया, 6वीं कक्षा तक, पर लौट के फिर से कहाँ आया, अपनी कक्षा में। मान लो आपने इसको और कम ऊर्जा दी होगी तो ये कहाँ तक गया, 5वीं कक्षा तक, और लौट के फिर कहाँ आया, पहली कक्षा में। मान लो आपने इसको और कम ऊर्जा दी तो ये कहाँ तक गया, 4 तक गया, लौट के कहाँ आया, फिर ऐसे ही और कम दी होगी तो 3rd तक, और कम दी होगी तो 2nd तक, और बिल्कुल नहीं दी होगी तो अपनी ही कक्षा में रहेगा। बोलो इतना समझ में आया। ये पहली कक्षा में घूम रहा था, ये तब की बात है। मान लो हीलियम परमाणु हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन बताओ, हीलियम नहीं लिथियम परमाणु हुआ तो लिथियम का कहाँ घूमता है, हमेशा दूसरी कक्षा में। देखो लिथियम 3 होता है परमाणु, पहली कक्षा में मैंने बताया कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 2, एक बच गया तो वो कहाँ जाएगा, दूसरी कक्षा में। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये नाभिक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, 3 तो नहीं भर सकते, लेकिन जो एक बचा है वो कौन सी कक्षा में घूम रहा है, दूसरी में। तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसको ऊर्जा दोगे तो ये वापस से कहाँ जा सकता है, हाईएस्ट ऊर्जा दोगे तो अनंत तक, पर उसे लौट के कहाँ आना है, अपने घर में, अपनी कक्षा में, क्योंकि इसकी कक्षा पहले से क्या डिसाइडेड है, ये हर एक का घर होता है, ऐसी हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक निश्चित कक्षा होती है। जैसे लिथियम परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ घूमता है, दूसरी कक्षा में, लास्ट इलेक्ट्रॉन। पहले वाले इलेक्ट्रॉनों से मतलब नहीं है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी बात चलती है हमेशा। अब आपने और कम ऊर्जा दी तो ये कहाँ तक गया, 7वीं तक, पर लौट के उसे कहाँ आना है, अपनी मूल कक्षा। इस तरह से बना लो इसको, ये। अच्छा ये मैंने कई रेखाओं का झुंड दिखाई देता है, इस पूरे झुंड का नाम है लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। और लाइमन श्रेणी को उन्होंने एक क्षेत्र डिसाइड कर दिया, ये पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, पराबैंगनी
पराबैंगनी, ओटी में आता है पराबैंगनी क्षेत्र। ये लाइमन श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में। ये पूछ लेता है कि लाइमन श्रेणी कहाँ होती है? ऊपर बनता है, ऊपर हाइड्रोजन गैस है और वहां पे भी इस तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं, तो उन्होंने ये खोज कर के बता दिया कि ये पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, दूसरी श्रेणी का नाम मैंने बताया क्या है? बामर श्रेणी। ये बामर ने निकाली थी, बामर श्रेणी। अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी। अब देखो थर्ड आप बनाओगे, कैसे बनाओगे बोलो? मान लो कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में पहले से घूम रहा है, तो उसको ऊर्जा मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? अनंत तक, लौट के अपनी मूल कक्षा में। कम ऊर्जा दोगे तो मान लो 7 तक या 6 तक रह गया। मैंने 7 तक तो बनाया है, तुम 8 तक बना सकते हो, तुम 5 तक बना सकते हो, ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ना है। फिर ये 6 तक और फिर 4 तक और उसके बाद 4th तक, बस। इसके बाद जिस श्रेणी का नाम क्या हो गया? पाश्चन श्रेणी, पाश्चन सीरीज, पाश्चन श्रेणी। बामर श्रेणी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? इसका है अवरक्त दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, विजिबल, प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है, विजिबल क्षेत्र जो हमें दिखाई देता है। और पाश्चन श्रेणी पाई जाती है अवरक्त क्षेत्र। ये कहाँ होते हैं ये अवरक्त क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र? ये सब हमारे वायुमंडल में ऊपर होते हैं, जैसे समताप मंडल है ना, क्षोभ मंडल है ना, ये जितने मंडल हैं इन्हीं के अंदर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। कि ये क्षेत्र अवरक्त का है, यहाँ अवरक्त किरणें रहती हैं। ये पराबैंगनी क्षेत्र का है, यहाँ पराबैंगनी किरणें ज्यादा मिलती हैं। और ये दृश्य क्षेत्र है जहाँ पर विजिबल, जो दिखाई देता हो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ घूम रहा हो, तो यहाँ से कोई फिर जाएगा इनफाइनाइट तक, फिर जाएगा यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर ये। इस तरह से तुम्हारी कितनी लाइनें दिखाई दी थी वैज्ञानिकों को? 5। अभी कितनी हो गई? 1 2 3 और 4, एक और है, वो और बनानी बस। इस क्षेत्र का नाम है ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। केवल ये चित्र ही आता है बनाने को और बहुत सिंपल चित्र है, कुछ नहीं है। एक बन गया, उसी को नकल टीप दो चारों में, एक एक लाइन ऊपर बिठा दो बस। नाम याद रखने पड़ेंगे, LBP, LBP। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो फिर इनफाइनाइट गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और इस क्षेत्र का नाम हो गया फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। और ये जो ब्रैकेट क्षेत्र है और फुंड है, ये दोनों ही अवरक्त क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, अवरक्त क्षेत्र। ये भी अवरक्त क्षेत्र में है और ये भी अवरक्त क्षेत्र में, ठीक है। ये बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाऊं? आ गया? वैसे कुछ है नहीं, देखो मैं तो बता रहा हूं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमता है, तुम अपने घर में घूमते हो तो घर में ही रहोगे जब तक बाहर से कोई तुमसे कहेगा नहीं कि लो पैसा जाओ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ घूम रहा है वो तो चुपचाप से, उसको हमने ऊर्जा दी तो चक्के वो कहाँ चला गया? दूसरी में। ज्यादा दी होगी तो तीसरी में, मतलब हमें पता नहीं कि कितनी दी, ज्यादा बहुत ज्यादा दे दी तो वो अनंत तक चला गया और वापस लौट के कहाँ आया? भूला भटका कहाँ पहुंचता है? अपने घर में। फिर मान लो और एक्सपेरिमेंट किया वैज्ञानिकों ने कम ऊर्जा देके, तो वो उससे कुछ नीचे रह गया था थोड़ा सा, पर लौट के फिर से कहाँ आया? अपने घर में। मान लो वैज्ञानिकों ने और कम ऊर्जा दी होगी तो वो 6 तक ही रह गया, फिर लौट के कहाँ आया? अपने घर में। इस तरह से ऊर्जा लेवल उन्होंने घटाते गए और वापस हर बार इलेक्ट्रॉन लौट के कहाँ रहता? अपने घर, अपनी कक्षा,
ठीक, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पहली में घूम रहा है, ये तो हाइड्रोजन है, लिथियम के लिए दूसरी में घूम रहा होगा बाहरी कक्षा में, तो उसको भी ऊर्जा दे के देखा तो भी वो यही काम कर रहा था जो हाइड्रोजन कर रहा था, बस अंतर क्या है, उसका घर बन गई दूसरी कक्षा, इसका घर बन गई थी पहली कक्षा। मान लो तीसरी कक्षा में कोई घूम रहा है तो उसका घर ये हो गया, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 के अलग अलग घर हैं और 10 को पैसा देंगे, मैंने किसी को 1 लाख दे दिया, किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000, और सब अपने अपने पैसे को खर्च करके वापस कहाँ आएंगे, अपने अपने घरों में, कि एक दूसरे घर में घुसेंगे? नहीं ना, भले ही सबको भोपाल जा रहे हैं, सब लोग भोपाल जा रहे हैं, एक ही बस से जा रहे हैं, जाने दो, सब एक ही रास्ते से ऊपर जा रहे हैं, लौट के भी आएंगे उसी रास्ते पे, लेकिन जाएंगे तो वो अपने अपने घर में ही ना, इसका घर थोड़ा पीछे पड़ता है, इसका घर थोड़ा आगे, इसका घर और आगे, इसका और आगे, इस तरह से घर भी उसके सिस्टम से दिए हुए हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो इसकी थ्योरी, अब इसकी थ्योरी सुनो, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जब हाइड्रोजन गैस को कम दाब पर विसर्जन नली में लेकर, विसर्जन नली ये रही, विद्युत स्पार्क विधि, विद्युत स्पार्क विधि जानते हो, स्पार्किंग कराना इन दोनों में, हाई वोल्ट की बैटरी लाओ, बीच में भरो क्या, हाइड्रोजन गैस, और जैसे ही इनमें स्पार्किंग होगी तो इसमें से लाल प्रकाश उत्पन्न होता है, विद्युत स्पार्क विधि द्वारा गर्म किया जाता है तो लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे प्रिज्म से गुजारने पर, इसको काय से गुजारा, प्रिज्म से गुजारने पर, प्रिज्म से गुजारने पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की रेखाओं का झुंड, समूह प्राप्त होता है, 5 प्रकार की, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुल। बोलो याद हो गई ये श्रेणियों के नाम, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुल। हाँ, ये नाम याद रखना, ओटी में आ जाती है कि लाइमन के क्षेत्र में है पराबैंगनी, बामर दृश्य क्षेत्र में, पाशन, ब्रैकेट, फुंड तीनों किसमें है, अवरक्त क्षेत्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कभी कभी नाम से आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है पेपर में, वो अब आ गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोगों को, बच्चों स्क्रीनशॉट आ जाता है क्या मोबाइल से? तो बस आराम से नोट्स बनाया करो, है ना, नोट्सों में भी मिला लिया करो, जो मैंने चित्र बनवाया, बाई चांस नोट्स में कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो लिखने में तो अपन को पता भी चल जाएगा, और स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन रोज का काम रोज करोगे तब होगा ये। तुम ये सोचो कि मैं आज पढ़ लिया और परसों नोट्स बनाऊंगा, तो हो गई पढ़ाई, फिर तो ये मान के चलो कि टाइम पास हुआ, और कुछ नहीं होगा, टाइम पास भले ही कर लेना, ठीक है। इसलिए डेली के डेली नोट्स बनाना। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लो, बोर, वैज्ञानिक थे बोर, या फिर बोहर, कई बुकों में बोहर भी लिखा होगा, बोहर, बोर या बोहर के परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित लिखिए, के परमाणु मॉडल के, परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित, प्रमुख अभिग्रहित लिखिए। अभिग्रहित का मतलब होता है अवधारणाएं, पुस्तक में लिख लो अवधारणाएं। अब कई बच्चे अवधारणाएं भी नहीं जानते होंगे, मैं तुमसे कहूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन के विषय में आपकी क्या धारणा है, तो कुछ जानते होगे तो बता दोगे, ऐसे ही बोर कुछ जानते थे तो उन्होंने बता दिया। अवधारणा अपने विचार बताना, विचार देना कि ऐसा ऐसा होता है, मैंने ऐसा देखा था एक्सपेरिमेंट से, लेकिन उस चीज को सिद्ध भी करना पड़ता है, सब कुछ बताना पड़ता है ना। जैसे आप देख रहे हो कोरोना वायरस की दवा आ गई, तो
दावे करने वाले तो बहुत हैं कि मैंने दवा बना ली, मेरे पास है, लेकिन मार्केट में कब आएगी? जब प्रॉपर उसका प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ ये वाकई में कारगर है, सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही और ये काम कर रही है, तब मार्केट में उतारेंगे। ऐसे ही ये मॉडल वॉडल देते हैं तो इनमें कुछ सच्चाई होती है तो ही तो ये आते हैं, है ना? तो कुछ न कुछ वो दिखाते होंगे एक्सपेरिमेंट करके कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये देखिए, तब जाके उसको किताबों में लिखा जाता है। ठीक, तो ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरी आवर्त सारणी बनाई है। आवर्त सारणी आप जानते हो? कोई बच्चा आवर्त सारणी को जानता है क्या केमिस्ट्री की? जिसको इंग्लिश में लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जानते हो? अच्छा, कुछ कुछ बच्चे जानते हैं। मैं आपको आज या कल एक वो फोटो खींच के भेजूंगा, पीडीएफ बना के उसकी, आवर्त सारणी की। आप उसे ध्यान से एक बार पढ़ना, बस याद मत करना। याद तो मेरी गारंटी उसको याद कराने की, तो तुम तो सिर्फ पढ़ना। ठीक है, कैसे याद करानी है वो मैं तुम्हें बता। अब देखो, बोर का परमाणु मॉडल, इसके अपग्रही, तो इसको पढ़ने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से ये पढ़ना पड़ेगा कि परमाणु में क्या होते हैं। परमाणु में दो भाग होते हैं, एक होता है नाभिक और दूसरा भाग होता है उसकी कक्षा। एक भाग नाभिक, दूसरा भाग उसकी कक्षा। सब बच्चे इसको बना लें। वैसे तो मैंने एक बार बनवाया था पहले। इनको हम नाम बोलते हैं, इनका नाम है कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, कक्षा, कोश, इनको बोलते हैं ऑर्बिट इंग्लिश में, ऑर्बिट, है ना? या सेल, एनर्जी लेवल। ठीक है, इंग्लिश में लिख, कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल, इनको। और इसके अंदर एक नाभिक होता है जिसमें आप सब जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में बाहर घूमते, किस कक्षा में कितने घूमते हैं इनको मैं गोल बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? हाईएस्ट 2। ये कैसे पता चला था? हमें एक नियम दिया था बोरबरी ने, बोर, यही बोर थे वो और बरी दोनों ने मिलकर, उन्होंने कहा था कि कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 2n²। तो कम से कम कितनी होगी ये भी हम पता। इसमें ये न्यूट्रॉन वाला n अलग है और ये कक्षाओं वाला n अलग है। इसमें n बराबर 1 होता है पहली कक्षा के लिए, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3 और चौथी के लिए 4 होता है। इन कक्षाओं के नाम भी दे दिए, इसका K, L, M और N। और 2n के नियम से ये पता चल जाता है कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वो कई बार ये ओटी पूछ लेता है कि किसी परमाणु को नाम दे रखा है उसे। जैसे मान लो उसने बोलिए सोडियम परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमें निकालना पड़ेगा 2n के नियम से। तो पहले हम ये तो देख लें कि किस किस कक्षा में अधिकतम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझाया था, पता हो तो समझाया था बच्चों। जैसे मैं कहूं n = 1, तो पहली कक्षा में 2n² नियम से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? n की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर 1 × 2, तो पहली कक्षा में आ गए 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने? 2 गोल गोल बना दिए। ठीक, दूसरी कक्षा n बराबर होती है 2,
तो 2n स्क्वायर नियम से यदि मैं 2 रखूं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कम से कम तो 1 2 3 हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 8। बढ़ते कैसे हैं मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 दूर दूर बढ़ते हैं, 4 5 6 7 और 8। मैं ऐसे दूर दूर क्यों बढ़ रहा हूँ पता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यदि मैं ऐसे पास पास भर दूं तो ये पास पास नहीं रह सकते। कारण क्या है? इनमें प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये समान आवेश होने के कारण एक दूसरे के पास पास नहीं रह सकते, एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। इसीलिए इनको मैं दूर दूर हमेशा, ये दुश्मन है एक दूसरे के, एक उस कोने में बैठेगा तो दूसरा उस कोने में, यानी कि दोनों अपोजिट साइड में रहते हैं, कभी भी पास पास नहीं रहते। इसीलिए मैं ऐसे भर रहा हूँ। तो बोलो दूसरी कक्षा में कितने आ गए? 8। तीसरी में देखो 2n स्क्वायर नियम से 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तीसरी कक्षा में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने भर सकते हैं? जैसे मैं तुमसे कहूँ कि इस हॉल में अधिकतम कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, माने 50 या 30, बस। अब जो बिठाने के लिए तो उसमें जगह तो होगी, लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आ सकती है अच्छे से? जैसे एक बस में, माने एक गाड़ी में 5 सीटर होती है तो 5 की जगह अपन 6 भी बिठा लेते हैं, पर वो जबरदस्ती होगी। सीटर कितनी है? 5 है। तो ऐसे ही जो इसमें इलेक्ट्रॉन की भरने की क्षमता है वो 18 है। अच्छा, एक नहीं जा सकता? गाड़ी में 5 सीटर है तो क्या 5 ही बैठ के जाएंगे तो ही चलेगी गाड़ी? ऐसा तो नहीं, एक भी जा सकता है। ऐसे ही इस 18 इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है परमाणु के ऊपर। यदि हमारा छोटा परमाणु है, कम इलेक्ट्रॉन है, तो कहां से 18 लाएगा? हाइड्रोजन है बेचारा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक। अब हमारे पास स्पेस कितनी की थी? 2, तो वो तो एक ही घूमेगा ना, क्योंकि उसके पास तो एक है। अब उसको हटा तो नहीं देगा कि एक है जाओ, 2 होंगे तो ही, एक है तो एक घूमेगा। ठीक है। इसी तरह से यदि n इक्वल टू में 4 रखूं तो 2n स्क्वायर नियम से 4 रखूं, 4 चौक 16 दूनी 32। 32 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आ सकते हैं। इसी तरह आप 5वीं 6वीं कक्षाओं में निकाल सकते हो। तो ये चीज तो हम सीख गए। ठीक है। अब बात आती है कि बोर ने पहला पॉइंट क्या बताया। बोर ने बताया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु है उसके नाभिक के चारों ओर कौन होता है? कौन होता है बोलो? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, ये वृत्ताकार है, वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इन कक्षाओं को कोश भी कहते हैं। ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को, इनको कोश भी कहते हैं। कक्षा तो कह ही रहे हैं, कोश भी कह सकते हैं या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। बोलो फर्स्ट पॉइंट याद हो गया। परमाणु में नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते जिन्हें कक्षा या कोश कहते हैं। क्लियर हुआ? बोलो फर्स्ट पॉइंट। देखो कोई भी परमाणु, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का मुझे बोरवरी से, ये इसको बोलते हैं अपन संरचना। किसकी? बोरवरी के नियम से सोडियम की संरचना। ये तो मैंने जनरल संरचना बनाई है, ये मैंने किसी परमाणु की नहीं बनाई, ये सबकी जनरल है। अब मुझे केवल ये कहे कि सोडियम की बना के बताओ, तो मैं ये देखूंगा कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सबसे पहले 11, मतलब पहली कक्षा में हाईएस्ट कितने जा सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में हाईएस्ट कितने जा सकते हैं? 8। तीसरी कक्षा में हाईएस्ट कितने जा सकते हैं? 18। लेकिन हमारे पास तो 11 है, तो हम कैसे भरेंगे? बारी बारी से। पहले 2 भर दिए, बिल्कुल, फिर 8 भर दिए, बोलो कितने हो गए? 10। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है,
तो हम तीसरी कक्षा में 18 नहीं भरेंगे, कितने भरेंगे? हमारे पास कितना बचा हुआ है? 1। जितना बचा है हम उतना ही भरेंगे ना। तो तीसरी कक्षा में कितना हो गया? 1। अच्छा, ये दोनों कक्षाएं होती हैं स्थायी। ये रूल होता है कि जो कक्षा फुल हो जाए वो स्थायी हो जाती है, उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, खाना है, पीना है, अपना मकान है, रहने के लिए सब कुछ है। तो ये दोनों की कक्षाएं कैसी हैं? स्थायी है। ये रूल है, एक नियम है, आगे मैं बताऊंगा कि जो कक्षाएं फुलफिल हो जाए, भर जाए पूरी तरह, वो स्थायी होती हैं। और एक नियम और है, जिन कक्षाओं में यदि 8 इलेक्ट्रॉन भी हो जाए तो वो भी स्थायी मान ली जाती हैं। जैसे इस कक्षा में यदि 8 भी हो जाते तो ये भी थोड़ी स्थायी हो जाती, जिसे अष्टक का नियम भी कहते हैं। लेकिन इसमें कितना बचा? 1। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो देखो कैसे बनाऊंगा। ये रहा सोडियम, क्या बना देता हूँ, ये रहा सोडियम जिसका नाभिक है, और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन इसमें सोडियम में कितने दिख रहे हैं? 11। न्यूट्रॉन सोडियम में कितने होते हैं? 23 होता है ना परमाणु क्रमांक। 12 में से 11 गए तो वो, 23 में से 11 गए तो 12। ये सोडियम का ही बना रहा हूं मैं, ये वाला स्ट्रक्चर। अब बताओ पहली कक्षा में कितने घूम रहे हैं सोडियम की में? 2। दूसरी कक्षा में कितने घूम रहे हैं? 8। 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तीसरी कक्षा में कितना घूम रहा है? 1। पूरी कक्षा में अकेला घूम रहा है मस्ती से। 18 की जगह है 1 अकेला है। जैसे कभी आप अकेली ड्राइव करके जाओ गाड़ी तो आपको अच्छा लगता है, चलो अकेले जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में तो जा ही रहे हो। ये अकेला घूम रहा है, लेकिन ये अस्थायी है। ये सोच रहा है काश मेरी गाड़ी फुल हो जाती, जैसे ये किराए पे चला रहा है, काश फुल हो जाती 5 की 5, तो वो ये स्थायी हो जाता। फिर उसे पूरी रास्ता में किसी के लिए भटकना नहीं पड़ता, रुकना नहीं पड़ता कि अरे तू आ जा, है ना, क्योंकि उसकी यहीं से क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है। 8 भी हो जाए तो भी उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन है कितने? 1। कोई कुछ कर नहीं सकता, एक है तो है। तो इसकी कोई तुमसे पूछे सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कह देना 1। अंदर की कक्षाएं तो स्थायी है, इनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें बताया सोडियम कभी भी स्थायी नहीं रहता, कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसलिए स्थायी नहीं है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन होता तो ये स्थायी हो जाता। ठीक है, कुछ परमाणु हैं जो क्रियाशील नहीं है, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन वो गिने चुने ही परमाणु, मैं तुम्हें आगे जाके समझाऊंगा। अब आप ये हर किसी का चित्र बना सकते हो। जैसे मैंने सोडियम की जगह तुम्हें लिथियम दे दिया, या मैग्नीशियम बेरिलियम दे दिया बी, तो बेरिलियम का होता है 4। पहली कक्षा में 2, दूसरी में भी कितने बचे? 2। तो आप तुरंत एक नाभिक बनाओगे, ठीक है, तो इसके चारों ओर पहली कक्षा में कितने भर दो? 2। और दूसरी में भी कितने भर दो? खत्म, बन गया। समझ में आ गया इतना? चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि इतना समझ में आ गया तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया? परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश कहते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। देखो बोर ने बता दिया अनेक वृत्ताकार, मैंने ये तो नहीं कभी कहा तुमसे कि 4 ही बनाओ, तुम 5 बनाओ, तुम 6 बनाओ, तुम अनंत बनाओ, कितनी भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे पास तो परमाणु के हिसाब से बनाएंगे हम, तो जो परमाणु होंगे हमारे टोटल 108 परमाणु है, और 108 में ज्यादा से ज्यादा 7 कक्षाएं यूज हो पाती, बस 7। 7 से ज्यादा यूज नहीं होती। भविष्य में कभी परमाणुओं की खोज होगी तब हमारी कक्षाएं तो अनंत तक जा सकती हैं। तो हमें इस नियम को ये नहीं करना पड़ेगा कि यार ये तो इतनी सारी आवर्त सारणी के लिए ही था, 118 तत्वों के लिए ही है, अब मान लो 119 और 120 की खोज हो गई, तब तो नियम बदलना पड़ेगा। नियम बदलते नहीं है, लाइफ टाइम तक यही चलेगा। 2n² नियम से ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, चाहे आपकी आवर्त सारणी कितनी भी बड़ी हो जाए। अभी 118 तत्व की है, तो 118 तत्व में सिर्फ 7 कक्षाएं यूज हो पाती है, क्योंकि आप सोचो पहली में 2,
दूसरी में एकदम से कितने हो गए 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, पांचवी में 50, छठवीं में 72 और सातवीं में 98। इस तरह से बढ़ता जा रहा है सिस्टम। तो हमें इससे दिक्कत क्या है, हमारी कक्षाएं तो क्या है, अनंत। तो बोर ने क्या कहा, नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती है, अनेक वृत्तीय कक्षा होती है, बिल्कुल हम भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट है, नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। मैंने आपके क्या कहा, ये ऊर्जा स्तर भी है, तो जो सबसे पास में है उसकी ऊर्जा कम है, छोटी है, इसकी ऊर्जा और अधिक है, इसकी ऊर्जा और अधिक है। और जैसे जैसे कक्षाओं का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी ऊर्जा लेवल भी बढ़ती जाती है। ऐसा इन्होंने बोला कि नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है और इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने 4 कक्षाओं को बताया है KLMN। आप आगे बढ़ाना चाहो तो KLMN, OPQRST इस तरह से बढ़ा सकते हो। अच्छा, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसमें उसकी ऊर्जा के अनुरूप ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैंने कहा प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जैसे इसकी कुछ है, इसकी कुछ है, इसकी कुछ है, और उस ऊर्जा के अनुरूप ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके अनुरूप है, फर्स्ट के, तो इसमें फर्स्ट में ही घूमता रहेगा। जैसे लिथियम की किसके, इसके अनुरूप, तो इसमें ही घूमता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन भी ये देख लेता है कि मेरी ऊर्जा कितनी है और अपनी हैसियत के हिसाब से ही वो कक्षा का चयन करता है। जिसकी जैसी हैसियत है, जैसी ऊर्जा है, वैसी कक्षा में वो चला जाता है। ठीक है, जैसे कोई एसी बस में बैठना पसंद करता है, किसी को एसी बस पसंद नहीं है, यानी उसको दूसरी चीज पसंद है तो वहां जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने हिसाब से कक्षा का चयन करता है कि मेरी ऊर्जा इतनी है तो मैं इसमें बैठ सकता हूँ, यानी कंफर्टेबल जहां वो महसूस करे, तो उसे कंफर्टेबल जहां महसूस होगा, मतलब इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, अपनी ऊर्जा के अनुरूप वाली ऊर्जा कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। फिर आता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2 पाई का सरल गुणक होता है। कोणीय संवेग ये क्या होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है mvr। देखो संवेग तो जानते होगे, पढ़ा है संवेग किसी ने बेटा, संवेग बराबर फॉर्मूला बताओ फिजिक्स में, द्रव्यमान इंटू वेग, पढ़ा है संवेग, ये पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा है ये, नहीं पढ़ा, चलो अब पढ़ लो, फिजिक्स में पढ़ोगे इसको। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, क्योंकि अभी हो सकता है ये तुम्हारा टॉपिक ना आया हो। संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब बात चल रही है कोणीय की, यहाँ पे तो कोणीय यानी कि पूरे सर्कल का है, तो कोणीय में किसका और गुणा हो जाता है, त्रिज्या का। यहाँ से यहाँ की क्या है, त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या का गुणा और हो जाता है, बस तो हो गया कोणीय संवेग mvr। ये कितना होगा, h/2 पाई का, 2 पाई का सरल गुणक, सरल गुणक। अब इसका मतलब समझो, सरल गुणक, मैं तुमसे कहूं 3 का सरल गुणक, मुझे कोई बता सकता है बच्चों 3 का सरल गुणक क्या होता है, कोई भी एक बता दो, होते तो बहुत सारे, अनंत होते हैं, सोच लो, अनंत होते हैं इसके, कोई एक बता दो सरल गुणक का मतलब। नहीं जानते हो तो बोल दो नो सर, नहीं जानते ना, चलो मैं बताता हूँ। सरल गुणक का मतलब होता है, हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में, हिंदी में बता देता हूँ, पहाड़ा या टेबल, 3 की टेबल, 3 का पहाड़ा जो होता है वही उसका सरल गुणक होता है। जैसे मैं कहूँ 3 का सरल गुणक, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया, 3, 3 गुणा 2 कितना आ गया, 6, 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9, इसका पहाड़ा ही तो चल रहा है। मतलब उस चीज में कितने का गुणा करते जाओ, पहले 1 का करो, फिर 2 का करो, फिर 3 का करो, फिर 4 का करो, फिर 5 का करो, और उसका सरल गुणक प्राप्त हो जाता है। मैं कहूं 1 लाख का सरल गुणक बताओ, तो पहले 1 लाख में 1 का गुणा करो तो पहला आ गया, फिर 1 लाख में 2 का गुणा करो दूसरा आ गया, 3 का गुणा करो तीसरा आ गया। ऐसे ही
आप किसी का भी सरल गुणक निकाल सकते हो। इसने क्या बोला है, h/2 का सरल गुणक। यदि मुझे इसका सरल गुणक बनाना है तो बताओ, पहले मैं 1h/2 लिखूं, फिर मैं 2h/2 लिखूं, फिर मैं 3h/2 लिखूं। बताओ ये h/2 का सरल गुणक लिख रहा हूं कि नहीं, बोलो। लिख रहा हूं। अच्छा, मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, मैं क्यों ना इन सब की जगह एक ही सरल गुणक लिख दूं, NH/2, जहां n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये अच्छा रहेगा कि नहीं, इतने की जगह ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है। NH/2, जहां n क्या है, सरल गुणांक, 1 2 3 पूर्णांक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसने बोला MBR बराबर h/2 का सरल गुणक होता है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या MBR कोणीय संवेग बराबर NH/2। ये एक फॉर्मूला आपको बन गया जो आगे जाके काम आएगा। MBR बराबर NH/2। ठीक है, अब बात आती है कि इसका मान हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल। h का मान बोलो क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, माइनस होगा, और पाई का मान 3.142 जानते हो, भाग दोगे तो कोणीय संवेग कुछ न कुछ आएगा। तो देखो, पहली कक्षा का कोणीय संवेग क्या आएगा, h/2, क्योंकि पहली कक्षा में n का मान कितना, 1। दूसरी कक्षा में क्या आएगा, 2h/2, तीसरी के लिए 3h/2, यानी हर कक्षा का एक अलग अलग कोणीय संवेग होता है। वो तो हो गई, तुम खुद सोचो, पहली कक्षा पास में है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, सिर्फ कितनी, दूसरी कक्षा दूर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, और ज्यादा, तीसरी कक्षा और दूर है तो इसकी त्रिज्या और। जब r का मान बढ़ेगा तो क्या h/2 का मान नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अब ध्यान रखना, कोणीय संवेग MBR बराबर NH/2, और इसका मान किस पर निर्भर करता है, कक्षा पर। पहली कक्षा के लिए अलग, दूसरी के अलग, तीसरी के लिए अलग होता है।